बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात दहान मोरखा 13 जुलाई 2020। सबक का नाम प्रस्तान की शिजाती, मुसन्नफ़ का नाम अशरफ सुबोई। और आज के सबक के इख्तिताम पर जो मुश्किल सवालात हैं उनका हल आज हमने करना है, इसलिए आज के सबक के मकासद भी आपके सामने पेश कर देता हूँ। नंबर 1, तलबा तमाम सवालात के जवाब दे सकें। नंबर 2, तमाम मावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल कर लें। नंबर 3, तलबा मश्क में मौजूद अल्फाज के मतज़ाद जान सकें। और नंबर 4, तलबा ज़ुमानी अल्फाज और तशबीह और अरकान तशबीह से रोशनास हो सकें। बच्चों, आज का हमारा जो सबक है वो दरअसल फ़रिस्तान की शिजाती जो सबक पढ़ लिया है, गुज़श्ता 3 लेक्चर में उसको मुकम्मल किया गया है, उसकी मुश्किल सवालात को हल करना है, जो कि सफ़ा नंबर 37 का सफ़ा नंबर 39 पर मुश्तमिल है। आइए सबसे पहले हम मश्क में सवाल नंबर 1 जो है उसमें सवालात हैं, उसके जवाबात पढ़ते हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि कोई भी जवाब जो आपने लिखना है वो मतन के मुताबिक आना चाहिए। सवाल नंबर 1 है, सैयदानी बी ने गुज़र औक़ात के लिए कौन सा पेशा अख्तियार किया। शुरू में पहले पैराग्राफ में ही आपने ये सारा पढ़ लिया है, जिसके मुताबिक जवाब ये बनता है कि सैयदानी बी ने गुज़र औक़ात के लिए मुग़लानी का पेशा अख्तियार किया। मरहट्टा गरी में उसका ख़ानदान मारा गया, यानी मरहट्टा गर्दी के दौरान जब उसका ख़ानदान तबाह हो गया था, यानी मारा गया था, तो उसके बाद उसने मुग़लानी का पेशा अख्तियार, गुज़र औक़ात के लिए उसने मुग़लानी का पेशा अख्तियार कर लिया था। और इस पर ही वो अपना गुजारा किया करता था। सवाल नंबर 2, मीर साहब और उनकी बीवी सैयदानी बी की किस बात पर ज़्यादा खुश थे। इसका जवाब भी सवाल नंबर सफ़ा नंबर 29 पर मौजूद है कि मीर साहब के घर वाले छोटे से लेके बड़े तक सब के सब इंतहा से ज़्यादा खुश थे। और नेक्स्ट पेज पर भी इसका जवाब आता है, क्योंकि सैयदानी बी को बच्चों की तरबियत के लिए खुदा ने भेज दिया। ये उनके ख्यालात के मुताबिक था। ऐसी शरीफ, नमाज रोज़ा की पाबंद, हुनरमंद उस्तानी सिर्फ रोटियों पर कहाँ मैसर आती है। ये मीर साहब और उनकी बीवी का कहना है, इसी वजह से वो ज़्यादा खुश थे। सवाल नंबर 3, फ़रिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को किस काम के लिए बुलवाया था। तो ये तो आप जानते हैं, पिछले तमाम तर जो पेजेस को, सफ़ात को आपने पढ़ा है, उसके अंदर ये वाज़ह तौर पर आपने समझ भी लिया होगा कि फ़रिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को अपनी बेटी का जहेज़ टाँकने के लिए बुलाया था। और सवाल को थोड़ा सा 3 से 4 लाइनों पर मुश्तमिल करने के लिए भी इसको मज़ीद थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है कि वो जो है शहज़ादी का नाम क्या था। बादशाह की बेटी जिसका नाम सुहेल परी था, उसकी शादी थी और उसके जहेज़ के कपड़ों की सिलाई कढ़ाई के लिए उसको बुलाया गया था। ये इसका जवाब बनता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, बादशाह बेगम का असली नाम क्या था।
सबक को पढ़ाते हुए आपको वाज़ा तौर पर ये बता दिया गया था कि बादशाह बेगम का जो असली नाम था वो जुमुरत परी था। वो बादशाह के परिस्तान की बीवी थी और जो शहजादी थी जिसका नाम सुहेल परी था उसकी वालिदा थी। नेक्स्ट सवाल, परिस्तान के फलों की खास बात क्या थी? इसके बारे में भी आपने बखूबी पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी इसका जवाब जो बनता है वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ कि परिस्तान के फलों की खास बात ये थी या खास खूबी ये थी कि एक फल तोड़ने के बाद फौरन दूसरा फल निकल आता था और जिस फल का सोचते उसी का जायका महसूस होता था। यानी दिल में जिस फल के बारे में सोचा जाता उसी का जायका और उसी का मज़ा आने लगता। यह है परिस्तान के फलों की खास बात और ख़ास खूबी। नेक्स्ट जो है कि आपको जो सवाल कराना है इसमें जो है सईदानी भी परिस्तान का तज़किरा दिलचस्प अंदाज में किया है। आप अपने अल्फाज में इसका खुलासा लिखिए। तो बच्चों ये आपने खुद करना है। पूरा लेसन आपको पढ़ा दिया गया है, तसल्ली के साथ पढ़ के दोबारा इसको इख्तिसार के साथ आपने मुख्तसर अंदाज में आपने लिख लेना है। सवाल नंबर 3 जो है ये जो है मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। ये सवाल भी आपने खुद करना है। सारा सबक आपने पढ़ा हुआ है। जो दुरुस्त जवाब बनता है उसको आपने टिक का निशान लगा लेना है। ये इख्तिसार का सवाल जो है ना, ये तसीरुल इंतखाबी जो सवालात होते हैं जिसके जवाब लिखने होते हैं, तो ये आपने खुद करना है। नेक्स्ट पे सवाल नंबर जो 4 आता है, इसमें मुहावरात हैं। आपको इन तमाम मुहावरात के मानी बताता हूँ पहले और फिर उनका इस्तेमाल भी सरसरी तौर पर आपको बता देता हूँ। मसलन सबसे पहला जो मुहावरा है आँखें खुलना। आँखें खुलना का मतलब है होश में आ जाना, अकल ठिकाने आ जाना। उसके बाद बाल बीका होना। बाल बीका होना, नुकसान होना, इसका मतलब बनता है। कलेजे पर सांप लौटना, इसका मतलब है रश करना या हसद करना। नेक्स्ट पे आता है कि ये जो है ना औसान कता आना। औसान कता आना यानी डर जाना, बेहोश हो जाना, होश हवास जगह पे ना रहना। अकल जाती रहना, इसका मतलब है होश जाते रहना, अकल का काम ना करना या होश का काम ना करना। तो इस तरह से ये मानी मैंने आपको बता दी हैं बच्चों। तो आपने इन तमाम के जुमले खुद बनाने हैं और अपनी नीट कापी पे इनको लिखना है। नेक्स्ट जो आपके लिए ज़रूरी है, बाकी ये इख्तिसार है, कॉलम वगैरह बनाने, ये भी आपने खुद करने हैं। नेक्स्ट सफ़ा नंबर 39 पर जो आपके लिए ग्रामर के सवालात हैं इन पर भी रोशनी डाल देता हूँ। इसमें आप देखेंगे कि ज़ू मानी अल्फाज। आइए सबसे पहले तो ज़ू मानी अल्फाज की तारीफ़ आपको पढ़ाता हूँ और समझाता हूँ। ज़ू के माना दो के हैं और ज़ू मानी अल्फाज के माना होते हैं ऐसे अल्फाज जिनके दो मानी हों। तो इनकी तारीफ़ डेफिनेशन ये बनती है कि ऐसे अल्फाज जो जिनकी इमला एक हो, यानी लिखने में और जो है ना और इमला में वो एक जैसे हों, लेकिन मानी के लिहाज से दो हों, यानी दो मानी रखते हों। ऐसे अल्फाज जिनकी इमला एक हो और मानी दो हों, मतलब दो हों। और इनमें से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक मानी जो है वो मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल में आता है, जबकि दूसरा मानी जो है वो मुअन्नस के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो यूँ बच्चों ऐसे अल्फाज जिनकी इमला एक हो और उनके मानी दो होते हैं और उनमें से बाज़ औक़ात एक मानी मुज़क्कर के तौर पर और दूसरा
मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होता है, ऐसे अल्फाज को ज़ू मानी अल्फाज कहा जाता है। सवाल नंबर 7 में ये सवाल है ज़ू मानी अल्फाज के हवाले से ये मश्क दी गई है। आइए इसको भी हम समझ लेते हैं। सवाल नंबर 7, ज़ैल के जुमलों में से ज़ू मानी अल्फाज अलग करके उनके मानी लिखिए। तो बच्चों ये सवाल जो है आपने इसकी तारीफ तो समझ ली है, ज़ू मानी अल्फाज क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जो मश्क है इसके मुतल्लिक़ा जो है उसको सॉल्व करते हैं। अलिफ, बारिशों से आईने की आब जाती रही। इस जुमले के अंदर आब जाना लफ्ज़ जो आब है ना, ये जो है ये 2 मानों में इस्तेमाल हो सकता है, यानी इसको आप ज़ू मानी लफ्ज़ कह सकते हैं। आब के 2 मानी हैं। मानी मैं बता देता हूँ आपको। नंबर 1, आब के मानी पानी के हैं, और दूसरे मानों में जो इस्तेमाल होता है आब, ये चमक के माना में भी आब जो है ना इस्तेमाल होता है, जैसे आईने की चमक है। ठीक हो गया ना जी। तो इस तरह से आब जो है 2 मानों में इस्तेमाल होता है। नंबर 1 पानी के मानों में इस्तेमाल होता है, और नंबर 2 चमक के माने में, किसी चीज़ का चमकना, इसके माने में भी इस्तेमाल होता है। दूसरा जो जुमला है, सवात में कौन सी कान है। तो बच्चों ये लफ्ज़ कान जो है ये ज़ू मानी लफ्ज़ में जो इस्तेमाल होता है। कान एक तो जो इंसानी जो जिस्म का हिस्सा होता है, कान जो सुनने के लिए इस्तेमाल होता है, एक तो ये कान है, और दूसरी कान जो है ये मादनियात का ज़ख़ीरा, यानी मादनियात के ज़ख़ीरे के मानों में भी ये इस्तेमाल होते हैं। जैसे नमक की कान है, लोहे की कान है, सोने की कान है, वगैरह वगैरह। तो ये यानी एक तो क्या है इंसानी कान जो जिस्म का एक हिस्सा होता है, समात के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा जो है ना ये कान जो है ना ये मादनियात का ज़ख़ीरा यानी मंबा वगैरह के माना में इस्तेमाल होता है। नंबर 2, बादशाह बेगम के हुक्म पर शहज़ादी के कपड़ों के लिए थान पे थान आने लगे। यहाँ लफ्ज़ थान के 2 मानी हैं, इसलिए ये 2 मानों में इस्तेमाल होता है। एक माना जो है ना ये मकान जो जगह के मानों में इस्तेमाल होता है, यानी यहाँ घोड़े का थान है, किसी जानवर का थान, यानी घोड़े या जानवर के बांधने की जो जगह होती है उसको थान कहा जाता है। और दूसरा थान जो है ना ये कपड़े का जो गट्ठा होता है ना उसके लिए जो है ना इस्तेमाल किया जाता है, कपड़े का थान वगैरह, यानी उसको माना में भी इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट जो है हक बात कहने की पादाश में वो दार पर झूल गया। यहाँ लफ्ज़ दार जो है ये 2 मानों में इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको ज़ू मानी कहा जाता है। दार के माना घर के हैं, मकान के हैं मानों में इस्तेमाल होता है, और दूसरा जो मानी है इसका वो सूली के मानों में इस्तेमाल होता है, या फांसी का जो तख्ता होता है उसके मानों में भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पे देखें जी आप, जहाँ चा वहाँ रा। यहाँ चा का लफ्ज़ जो है ये 2 मानों में इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको ज़ू मानी लफ्ज़ कह सकते हैं आप। यहाँ चा के मानों में जो है चा का माना 2 माने होते हैं। एक जो है वो जो है ना कुएं के माना में भी इस्तेमाल होता है, और दूसरा चाहत के माना में भी इस्तेमाल होता है, यानी मोहब्बत के मानों में इस्तेमाल होता है। चा के माना 2 होते हैं जी, एक कुएं के मानों में इस्तेमाल होता है चा, और दूसरा जो है ये मोहब्बत के मानों में इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो है ना आपका ये जो ज़ू मानी वाला अल्फाज है इसका जो सवाल है ये मुकम्मल हो गया। और उसके साथ जो है साथ ही अगला सवाल आता है जी, सवाल नंबर जो 8 है, इसमें लिखा है जी कि दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद अल्फाज तहरीर कीजिए। इसमें सबसे पहला लफ्ज़ जो है ना लतीफ़ लिखा हुआ है, जिसके माना कसीफ़ के हैं। इसके मुतज़ाद अल्फाज कसीफ़, क्या सीन ये फ़े, कसीफ़, शब, रोज़, ये मुतज़ाद अल्फाज के माना होते हैं उल्ट अल्फाज, इसलिए आपको बता रहा हूँ। लतीफ़, कसीफ़, शब, रोज़,
خشک، تر، تاک، جفت، شیریں، کڑوا یا تلخ کے معنی میں بھی آ سکتا ہے۔ نشیب، فراز، جیسے نشیب و فراز کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مرکب لفظ بن جاتا ہے یہ فراز، نشیب کے فراز بنائیں گے آپ۔ تریاک، زہر۔ اس کے بعد یہ متضاد الفاظ بھی آپ کو بتا دیے۔ نیکسٹ پہ آئیے، جو آج کے سبق کا جو آخری گرامر کا یہ سوال ہے، اس کو بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ علم بیان سے متعلق ہے جی۔ تشبیہ جو ہے نا، عام طور پر یہ سوال پوچھا بھی جاتا ہے، اس کی تعریف بیان کریں اور پھر اس کے ارکان تشبیہ کیا کیا ہوتے ہیں۔ آئیے ان پر بھی جو ہے نا سرسری جو ہے نا اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے تشبیہ کی تعریف آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 39 پر موجود بھی ہے۔ تشبیہ مشابہت دینا کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، ایک چیز کا دوسری چیز کی معنی جس کو قرار دینا۔ تو علم بیان کی اصطلاح میں کسی چیز کو خاص خوبی کی وجہ سے یا وصف کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ یعنی ایک چیز کا کسی خاص خوبی یا کسی خاص وصف کی بنا پر دوسری چیز جیسا قرار دینا یا اس جیسا سمجھنا تشبیہ کہلاتا ہے۔ تو جیسے یہاں مثالیں بھی دی جا رہی ہیں کہ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، جیسے پانی کو تشبیہ دی جا رہی ہے برف کے ساتھ، اور کس وجہ سے دی جا رہی ہے کہ یہ ٹھنڈا ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا کی طرح کے لفظ استعمال ہوا۔ تو یہاں ہر جملے کو ہم دیکھیں گے آگے، یہ مزید آگے بڑھ کے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے ارکان ہیں، تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں، ان کا استعمال کیسے کیسے اور ان کی پہچان کیا کیا ہے، ان کو بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ تو دوسرا مثال یہاں دی گئی ہے جی کہ صہیب شیر کی معنی دلیر ہے۔ یہاں جو ہے صہیب ایک شخص کا نام ہے جو ہے نا، اس کی دلیری کی وجہ سے جو ہے نا اب اتنا دلیر ہے، جس کی شیر کے ساتھ اس کی جو ہے نا مشابہت دی جا رہی ہے، اس لیے یہ بھی تشبیہاتی جملہ ہیں جو ہے نا۔ نیکسٹ پہ جو ہے نا، جب ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے تو دونوں میں کسی مشترک وصف کا پایا جانا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ جس چیز سے تشبیہ دی جائے اس میں یہ خوبی یا وصف زیادہ ہو۔ آئیے ابھی تشبیہ کی تعریف کے بعد ارکان تشبیہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ارکان تشبیہ میں نمبر 1 مشبہ اور نمبر 2 مشبہ بہی، وجہ شبہ اور غرض تشبیہ، اور نمبر 5 حرف تشبیہ۔ اس لحاظ سے آپ کو جو مشبہ ہوتا ہے، جس چیز کو دوسری چیز سے جیسا سمجھا جاتا ہے یا اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے اس کو مشبہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیز جس کو دوسری چیز جیسا سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 2 مشبہ بہی وہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، ایک چیز کا دوسری سے تشبیہ دی جاتی ہے تو جو دوسری چیز ہے اسے مشبہ بہی کہا جاتا ہے۔ اور پھر وجہ شبہ جو ہے وہ مشترک صفت ہے، خوبی ہے، جس کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز جیسا کہا جاتا ہے، یعنی جو ریزن ہوتی ہے، جو سبب ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ مشترکہ صفت جو ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا ایک چیز کو دوسری جیسا کہا جاتا ہے، اسے وجہ شبہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے غرض تشبیہ جو ہے، یعنی جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے، جس وجہ سے جس غرض کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے، اس کو جو ہے غرض تشبیہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 5 حرف تشبیہ۔ تشبیہ کے لیے جن الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، اس میں مخصوص الفاظ ہیں، ان کا استعمال عام طور پہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز جیسا جب کہا جاتا ہے تو جو ہے نا اس کے لیے جن الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے انہیں حرف تشبیہ کہا جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ طرح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مانند کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا یا کاسا اور جیسی وغیرہ کا لفظ جو ہے نا استعمال کیے جاتے ہیں۔ 2 مثالیں جو میں نے آپ کو یہاں پہ پڑھاتے ہوئے دی ہیں کہ جو ہے نا مثال کے طور پہ جی کہ پانی جو ہے وہ برف کی طرح ٹھنڈا ہے، تو اس میں آئیے دیکھتے ہیں کہ 5 ارکان تشبیہ جو ہیں وہ کون سے ہیں۔ جیسے مشبہ ہے، اب دیکھیں پانی کو تشبیہ دی جا رہی ہے برف کے ساتھ،
تو پہلی چیز جو ہے نا وہ پانی ہے، اور پانی کو مشبہ اور مشبہ بہی دوسری چیز ہے جس کے ساتھ